Hello students, I'm again back with part 3 of chapter number 4, second phase of Indian national movement, partition of Bengal and other developments. Students, I hope you all have seen part 1 and part 2 of this chapter. If not, do watch it. Students, till here we have completed everything in part 2. We'll start part 3 with देयर प्रोग्राम्स एंड मेथड्स ऑफ स्ट्रगल। बेटा किसके प्रोग्राम्स और किसकी मेथड ऑफ स्ट्रगल की बात हो रही है? हम लास्ट पार्ट में डिस्कस कर रहे थे कि असर्टिव नेशनलिस्ट भी थे, अर्ली नेशनलिस्ट भी थे। ठीक है, फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो असर्टिव नेशनलिस्ट हैं उन्हें ही हम एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं या रेडिकल्स कहते हैं। तो हम दोनों के ही प्रोग्राम को पढ़ेंगे, अर्ली नेशनलिस्ट के भी और असर्टिव नेशनलिस्ट के भी। बेटा जो बेसिक डिफरेंसेस थे दोनों स्कूल ऑफ थॉट में, वन बाय वन अब हम उनको डिस्कस करेंगे। पहला था कि जो हमारे अर्ली नेशनलिस्ट थे उनका बिलीव पेटिशंस पे था, अपील्स पे था, रिजोल्यूशंस पे था, मीटिंग्स पे था और डेपुटेशंस पे था। ये सोचते थे कि हम एप्लीकेशन लिखें अंग्रेज़ों को, पेटिशंस लिखें, अंग्रेज़ों से अपील करें, रिजोल्यूशंस लें, है ना, रिजोल्यूशंस पास करें, मीटिंग करें अंग्रेज़ों के साथ। डेपुटेशन का मतलब होता है जब 2-4 लोगों का ग्रुप बन जाए और वो लोग जाके किसी व्यक्ति से बात करें तो उसे कहते हैं डेपुटेशन। तो ऐसे ही हमारे जो अर्ली कांग्रेस के लीडर थे वो भी डेपुटेशन बनाते थे कि भाई आप लोग 6 लोग जाके अंग्रेज़ों से बात करोगे। ठीक है, तो पेटिशंस, अपील्स, रिजोल्यूशंस, मीटिंग्स, डेपुटेशन, इस तरीके से काम होता था हमारे अर्ली नेशनलिस्ट का। और इसी मेथड को हमने और दूसरे लोगों ने जो इन मेथड से सेटिस्फाई नहीं थे, इन मेथड्स को क्रिटिसाइज़ करते थे, उन्होंने कहा कि ये तो मियर पॉलिटिकल मेडिकेंसी है। पॉलिटिकल मेडिकेंसी का मतलब क्या होता है? राजनीतिक दरिद्रता। मतलब आप पॉलिटिकली इतनी पुअर हैं, इतने दरिद्र हैं कि आपको हर चीज़ को भीख की तरह मांगना पड़ रहा है, अपील करना पड़ रहा है, याचिकाएं लगानी पड़ रही हैं, रिजोल्यूशंस, डेपुटेशन, ये सारे काम करने पड़ रहे हैं। मेडिकेंसी का मतलब ही होता है दरिद्र हो जाना, गरीब हो जाना। तो यहाँ पर पॉलिटिकल मेडिकेंसी की बात कही गई है इनकी मेथड्स के लिए, क्योंकि ये हमेशा प्रेयर और अपील्स की ही बात करते थे। पर वहीं पे जो हमारे स्टडी नेशनलिस्ट थे वो कहते थे कि भैया स्वदेशी मूवमेंट लाओ, अपने इंडियन प्रोडक्ट्स को यूज़ करो, फॉरेन प्रोडक्ट्स को बायकॉट करो। ठीक है, ऐसे करने पे आज़ादी मिलेगी। ऐसे थोड़ी कि प्रेयर्स करते रहो, पेटिशंस लिखते रहो, डेपुटेशन भेजते रहो, इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। आई बात समझ में? और ये जो स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट थी इसकी इफ़ेक्टिवनेस जब लोगों ने देखी ना, लाला लाजपत राय तो बोलते हैं इसके विषय में। देखो ऐसा नहीं था कि अकेले लाला लाजपत राय ने देखी, सारे ही लोगों ने देखा कि जब हमने स्वदेशी मूवमेंट किया, बायकॉट मूवमेंट किया तो क्या इम्पैक्ट आया अंग्रेजी सरकार के ऊपर। तो वो लोग ऐसा कह रहे हैं, अब कौन? लाला लाजपत राय और वो सारे लोग जिन्होंने इस इम्पैक्ट को देखा कि भाई अगर अंग्रेजी हुकूमत को झुकाना है तो आप उनके ट्रेड पर, उसके बिजनेस पे चोट पहुंचाओ, क्योंकि ये वो देश के लोग हैं जहाँ पर इनको सिर्फ एक ही काम आता है, बिजनेस, है ना। तो जहाँ पर भी इन्हें डर लगेगा कि भाई अरे यार इस मूवमेंट से तो हमारा बिजनेस ख़त्म हो रहा है, तो वो जल्दी रिएक्ट करेंगे। आई बात समझ में? तो फिर से ध्यान से सुनो लाला लाजपत राय क्या कह रहे हैं। द लॉजिक ऑफ लूजिंग बिजनेस इज मोर लाइकली टू इम्प्रेस दिस नेशन। ये जो नेशन है ना इंग्लैंड, जिसके लोग हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, इन्हें इम्प्रेस करना है तो बस इन्हें इस बात से डराओ कि भाई आपका बिजनेस ख़त्म हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये नेशन ही किसका है? शॉपकीपर्स का है। इसके अलावा कोई आर्ग्यूमेंट, भले ही वो एथिक्स से जुड़ा हुआ हो, मॉरल से जुड़ा हुआ हो, जस्टिस से जुड़ा हुआ, इन्हें इम्प्रेस नहीं कर सकता। इनको चोट पहुँचानी है तो सिर्फ इन्हें कौन सा आर्ग्यूमेंट समझ में आता है कि भाई अरे यार ऐसा करने से हमारा बिजनेस कम हो रहा है। ओ, मुझे लगता है आप लोग भी लाला लाजपत राय की बात से सहमत होंगे कि इन्होंने शुरू से तो यही किया है, ट्रेडिंग, व्यापार, बिजनेस। तो अगर इन्हें चोट पहुंचानी है तो इनके बिजनेस को चोट पहुंचाओ। ठीक है, जहाँ इनको लगेगा कि अरे यार हमारा बिजनेस कहीं कम हो रहा है ना, तो वहाँ पर ये तिल मिला जाएंगे, रिएक्ट जरूर करेंगे। चलो अब अगर हम लीडर्स जैसे कि गोखले थे इनकी बात करें तो ये क्लास की बात करते थे, क्लास को देखते थे, इंटेलिजेंसिया को देखते थे। पर तिलक की बात करें तो ये मासेस को देखते थे, मिलियंस को देखते थे। ठीक है, शुरुआती कांग्रेस में बहुत लिमिटेड लोग हुआ करते थे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि एक क्लास था
ठीक है, इंटेलिजेंसिया, इंटेलिजेंट पढ़े लिखे लोग हों, क्लासी लोग हों, पर ऐसे थोड़ी आज़ादी मिलती भाई। आज़ादी के लिए चाहिए तो हमें ब्रॉड बेस, है ना, क्योंकि उस टाइम में लिटरेसी रेट वैसे ही कम था, इलिटरेट लोग ज़्यादा थे, तो जब तक वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे आज़ादी कैसे मिल जाएगी। तो तिलक हमेशा मासेस को देखते थे, मिलियंस को देखते थे। गोखले की एरिना थी काउंसिल चैम्बर की, भाई जो बात करनी है, जो बात रखनी है वो काउंसिल चैम्बर में रखनी है। पर तिलक वहीं कहते थे कि विलेज मंडप सबसे बेस्ट प्लेस है, वहाँ कही हुई बात लोगों को ज़्यादा समझ में आएगी और उन लोगों को समझ में आएगी जिनको रिएक्ट करना है। काउंसिल चैम्बर में बैठ के क्या ही हो रहा है, कुछ भी नहीं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए हम इसको डिस्कस करेंगे। एक कंपैरेटिव स्टडी पढ़ेंगे अर्ली नेशनलिस्ट और असर्टिव नेशनलिस्ट के बीच में। ठीक है, दोनों ही स्कूल नेशनलिज्म की देन थी, राष्ट्रवाद की देन थी। ठीक है, दोनों ही पार्टीज़ की अगर हम बात करें, दोनों ही ग्रुप्स की अगर हम बात करें, भले अर्ली नेशनलिस्ट की या असर्टिव नेशनलिस्ट के, दोनों ही हम अपनी अपनी कंट्री को लव करते थे। दोनों का अपनी कंट्री में फेथ था, बिलीव था, पर उस फेथ और बिलीव को दिखाने का तरीका अलग था। ठीक है, एक ब्रिटिश के सेंस ऑफ जस्टिस पे रिलाई करते थे, बिलीव करते थे, उसे ही इफ़ेक्टिव मेथड मानते थे, जिसे हमने पॉलिटिकल मेडिकेंसी भी कहा। भैया पेटिशंस लगाते जाओ, अपील करते जाओ, रिजोल्यूशन करते जाओ। पर दूसरा कहते थे नहीं, स्वदेशी बाइकआउट जैसी मूवमेंट लाओ, जिससे इनके दिमाग पे, इनके बिजनेस पे असर होगा, क्योंकि इनका दिमाग में तो सिर्फ क्या ही चलता है, बिजनेस, ट्रेडिंग। चलो, तो पहले हम बेसिक बिलीव की बात करेंगे। बेसिक बिलीव क्या था? इनका अल्टीमेट फेथ था ब्रिटिश गुडनेस में, कि भाई ब्रिटिश रूल के इंडिया को बेनिफिट्स तो हुए हैं, तो ब्रिटिशर्स आगे भी हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा ही करेंगे। असर्टिव नेशनलिस्ट की बात करें तो इनका कोई फेथ ही नहीं था ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस में, कि भाई ब्रिटिशर्स जो कर रहे हैं वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। अगर रेलवे भी बनाई है तो उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए बनाई है। ठीक है, अगर पुलिस भी रखी है, कोर्ट सिस्टम सब डेवलप किया है, तो सब अपने फ़ायदे के लिए, इसमें हमारा फ़ायदा कुछ नहीं है। ये हमेशा हमारे अर्ली नेशनलिस्ट थे ऐसे ही बात करते थे, जिससे अंग्रेज़ी हुकूमत नाराज़ ना हो, अंग्रेज़ों को खुश करने में लगे रहते थे। ठीक है, अब हम सेकंड पॉइंट को पढ़ेंगे, देयर अल्टीमेट ऑब्जेक्ट। दोनों के अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या थे? पहला, ये स्वराज की बात पहली बार कब करते हैं? 1906 में। ठीक है, पहले तो सिर्फ ये कॉन्स्टिट्यूशनल और अदर रिफॉर्म्स की बात करते थे, डोमिनियन स्टेटस की बात करते थे, पर इनका शुरू से ही एक ही पॉइंट ऑफ व्यू था, स्वराज, एब्सोल्यूट स्वराज। अब हम प्रोग्राम और मेथड्स की बात करेंगे, कैसे स्ट्रगल करते थे। इनका हथियार था पेटिशंस, अपील्स, रेजोल्यूशन, और इनका हथियार था स्वदेशी, बाइकॉट और सेल्फ रिलायंट एक्शंस। अचीवमेंट की बात करें तो इन्होंने नेशनल कॉन्शियसनेस को इन्फ्यूज़ किया पॉपुलेशन के बीच में, सिविल लिबर्टी की बात की, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन होने चाहिए ऐसी बात की, और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया जिससे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में रिफॉर्म हो। ने अपने सोशल बेस को बढ़ाया। ठीक है, मूवमेंट में पहले जैसे 2, 4, 10, 15 लोग थे जो क्लासी थे, एजुकेटेड थे, उससे हटा के इन्होंने मूवमेंट को जनरल पब्लिक तक पहुंचाया। ठीक है, मास लोगों तक पहुंचाया, जिसमें पीजेंट्स, वर्कर्स, वीमेन, यूथ सब ने आए और अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, सब इस मूवमेंट का पार्ट बने। पढ़ेंगे राइज एंड ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। पहले इमरजेंस ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया, साइड बाय साइड विद दिस स्टडी नेशनलिज्म। देखो, स्टडी नेशनलिज्म तो चल ही रहा था, पर साइड बाय साइड बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटी भी बन रही थी, बंगाल में, पंजाब में, महाराष्ट्र में और इंडिया के डिफरेंट पार्ट में। इसमें जो रेवोल्यूशनरीज थे, बहुत सारे लोग थे बेटा, एक दो नहीं थे। उसमें हम अगर शुरुआती फर्स्ट डिकेड की बात करें, ठीक है, एमंग द रेवोल्यूशनरी ऑफ द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड के 20th सेंचुरी किसको बोलते हैं बेटा? वो टाइम पीरियड जो 1901 से शुरू होके कहाँ तक चलेगा? 2000 तक चलेगा। अब इसके फर्स्ट डिकेड की बात हो रही है तो 1910 तक की बात हो रही है ना। तो इस 1910 तक जो शुरुआती जो रेवोल्यूशनरीज थे, उनमें हम नाम लेंगे अरबिंदो घोष का, ठीक है, हिज ब्रदर बरेंद्र घोष का, खुदीराम बोस, ठीक है, अरविंदो घोष, हिज ब्रदर बरेंद्र घोष, खुदीराम बोस,
विनायक दामोदर सावरकर, इनके भाई गणेश सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा, फिर मदन लाल धिंगरा, लाला हरदयाल, ये शुरुआती दौर के रेवोल्यूशनरी हुए, 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड के रेवोल्यूशनरी। एक बार मैं बोल रही हूँ, फिर से देखना। सबसे पहले तो अरबिंदो घोष, फिर उनके भाई बरेंद्र घोष, खुदीराम बोस, विनायक दामोदर सावरकर, फिर इनके भाई गणेश सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा, मदन लाल धिंगरा, लाला हरदयाल, ये हुए शुरुआती रेवोल्यूशनरीज। प्रोग्राम एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे कि भाई ये जो रेवोल्यूशनरीज थे इनके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या प्रोग्राम थे। तो इनका ऑब्जेक्ट बहुत ही तगड़ा था। क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना ही है। ओवरथ्रो करने के लिए खुद भी मरना पड़े तो डरना नहीं है। बिल्कुल क्लियर कट टू कट प्रोग्राम था। जो ऑब्जेक्ट था रिवोल्यूशनरी का वो ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना, और वो भी किसके थ्रू? फोर्स के थ्रू। कोई प्रेयर, कोई पेटिशन नहीं, कोई बाइकआउट, कोई स्वदेशी नहीं, सीधे फोर्स का यूज़ करो और ब्रिटिश गवर्नमेंट को भगा दो। बहुत सारे जो पुलिस ऑफिशियल्स थे, मैजिस्ट्रेट थे, और जो हॉस्टाइल विटनेसेस थे, उन्होंने उनकी जान गंवा दी। किनके हाथों? रिवोल्यूशनरीज के हाथों। ये देखते कोई मैजिस्ट्रेट अगर कोई गलत फैसला देता फिर रिवोल्यूशनरी उसको उड़ा देते। कोई पुलिस ऑफिसर अगर कोई ऐसा काम करता जो उसे नहीं करना चाहिए था तो ये उसको भी उड़ा देते। ठीक है, तो रिवोल्यूशनरीज ने बड़े बड़े काम किए। बहुत सारे ऐसे लोगों को मारा जिन्हें मरना ही था, मर ही जाना चाहिए था। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया? बॉम्ब फेंका। बॉम्ब एक कैरियज पे फेंका, एक गाड़ी पे फेंका, जिसमें इनको लग रहा था कि किंग फोर्ट जाने। अब किंग फोर्ट कौन थे? उस टाइम के मुजफ्फर के जज थे। इनसे बदला लेने के लिए प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने एक बॉम्ब मार दिया इनके गाड़ी पर बेटा गलती हो गई थोड़ी सी, क्योंकि इस कैरियज में कुछ अदर इंग्लिशमैन थे, है ना, उनकी वाइफ थी, उनकी बच्ची थी, वो मर गई। गाड़ी को ये समझ रहे थे कि ये गाड़ी किंग फोर्ट की है, वो गाड़ी किंग फोर्ट की नहीं थी। ठीक है, वो एक्चुअल में एक अदर इंग्लिशमैन की थी, जिस गाड़ी में उनकी वाइफ और बच्ची थी, और वो दोनों की डेथ हो जाती है इस इंसिडेंट में। आए बात समझ में? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने प्लानिंग की कि हम किसको मारेंगे? किंग फोर्ट को। एक गाड़ी के ऊपर उन्होंने बॉम्ब भी फेंक दिया। उन्हें लग रहा था ये गाड़ी किंग फोर्ट की है, जो जज थे मुजफ्फरपुर के, पर ऐसा नहीं हुआ बेटा। वो जो कैरियज थी वो गाड़ी थी किसी और दूसरे इंग्लिशमैन की थी, जिसमें उसकी बच्ची और बीबी बैठी हुई थी, जो इस इंसिडेंट में मारे जाते हैं। प्रफुल्ल अपने आप को खुद गोली मार लेते हैं, क्योंकि देखो एक तो थोड़ा सा सेल्फ गिल्ट था कि भाई मासूम लोग मर गए मेरे हाथ से, दूसरा लग रहा था कि भाई अंग्रेज मारे, इससे बेटर है मैं खुद मर जाऊं। खुदीराम बोस को तो फांसी पे लटका दिया गया था। आई बात समझ में? चलो, 1909 में जो मदन लाल धिंगरा थे उन्होंने करजन वैली को मार दिया। ठीक है, मदन लाल धिंगरा ने करजन वैली को मारा। एन ऑफिशियल ऑफ इंडियन ऑफिस इन लंदन, ही वॉज ट्राइड एंड हैंग्ड। फिर मदन लाल धिंगरा को भी पहले उसकी पेशी हुई, उसका ट्रायल हुआ, फिर उसे भी जेल में डाल दिया गया। तो क्या इतनी बातें समझ में आई? तो मदन लाल धिंगरा ने किसको मार दिया? करजन वैली को मार दिया। ठीक है, जो कि ऑफिशियल थे इंडियन ऑफिस इन लंदन में। अब फिर मदन लाल धिंगरा का पहले ट्रायल हुआ, फिर उन्हें फांसी पे लटका दिया गया। हरदयाल जो इंडिया वापस आए थे 1910 में, हरदयाल हु हैड रिटर्न टू इंडिया इन 1910, उन्होंने बहुत सारी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज किया पंजाब में। उनके जो की एसोसिएट थे वो थे रास बिहारी, अमीर चंद, बाल मुकुंद। अमीर चंद को फांसी पे लटकाया गया 1911 में। तो बेटा जहाँ आज़ादी की हम बात करते हैं, एक दो लोगों को क्रेडिट दे देते हैं, तो ऐसे एक दो लोग नहीं थे बेटा, हज़ारों की संख्या में लोग थे। कुछ रेडिकल्स थे, कुछ मॉडरेट थे, कुछ रिवोल्यूशनरी थे, है ना। इसके अलावा भी हर व्यक्ति ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर ही रहा था। अब हम बात करेंगे कि भाई इनका कंट्रीब्यूशन क्या था फ्रीडम मूवमेंट में। तो जो सपना था रिवोल्यूशनरीज़ का वो था कि इंडिया में वॉयलेंट अपराइजिंग हो, है ना, पर वो सपना उनका सही नहीं हुआ। मतलब एक मैसिव बहुत सारे लोग इकट्ठे मिलकर कभी भी अंग्रेजों पर अटैक नहीं कर पाते हैं। तो जो ड्रीम था रिवोल्यूशनरीज़ का कि वॉयलेंट अपराइजिंग होगी इंडिया में, वो कभी भी सही नहीं।
अब बेटा ये हमारी गलती होगी कि हम इन्हें किसी एक पैरामीटर पे जज करें कि भाई ये क्या कर पाए, कोई वायलेंट अपराइजिंग तो इंडिया में करा नहीं पाए, छोटे पॉकेट्स में कुछ करते रहे जिसका बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, ऐसा नहीं है बेटा। इनकी जो हीरोइक डीड्स थी, इनका जो अपनी जान तक गवा देने का जज्बा था, उसने पेट्रियाटिक फर्वर को क्रिएट किया बहुत सारे दिलों में, ठीक है। क्योंकि अब तक हम स्वदेशी की बात कर रहे थे, ठीक है, अब तक हम बाइकॉट की बात कर रहे थे, काउंसिल की बात कर रहे थे, है ना, डेपुटेशन की बात कर रहे थे, प्रेयर पिटीशन की बात कर रहे थे, पर अपनी जान दांव पर नहीं लगा रहे थे। पर इन्होंने एक जोश, मतलब देश प्रेम लोगों के अंदर था, पर किस जोश में कितना तक होना चाहिए ये क्रिएट कर गए। पैट्रियोटिक फर्वर का मतलब होता है जोश, बहुत सारे दिलों में ये पैदा कर गए। प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, मदन लाल जैसे जो हमारे रेवोल्यूशनरीज हुए, वो तो अपनी जान तक गंवा गए और आज क्या बन गए बेटा, फोक्स हीरो बन गए हैं, ठीक है। हीरोज़ की तरह इन्हें ट्रीट किया जाता है। बहुत सारे फोक सॉन्ग्स बने जो पूरी कंट्री में गाए गए इनके लिए। अब हम पढ़ेंगे आउटस्टैंडिंग लीडर्स ऑफ असर्टिव नेशनलिज्म। असर्टिव नेशनलिज्म के हम आउटस्टैंडिंग लीडर्स को पढ़ेंगे। तो जो मोस्ट आउटस्टैंडिंग लीडर्स थे जिन्हें हम असर्टिव नेशनलिस्ट कहते हैं या एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, तो वो हैं बाल पाल लाल, और इजी बोलना हो तो लाल बाल पाल, ज़्यादा इजी लग रहा है ना। तो लाल बाल पाल बोले तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। पहले हम पढ़ेंगे बाल गंगाधर तिलक को। तो बाल गंगाधर तिलक का बर्थ होता है 1856 में और डेथ होती है 1920 में। बाल गंगाधर तिलक जुलाई 23, 1856 को जन्मे थे। ये रियल फाउंडर थे एंटी इम्पीरियलिस्ट मूवमेंट के इंडिया में, ठीक है। अंग्रेज़ों के खिलाफ जो मूवमेंट चालू हुई ना, जो एंटी इम्पीरियलिस्टिक कही जाएगी, वो शुरू करने का श्रेय इन्हें ही जाता है बेटा। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी किसके गाइडेंस में बनी थी? रनाडे के गाइडेंस में बनी थी। कब? 1884 में। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी फॉर्म हुई किसके गाइडेंस में? रनाडे के गाइडेंस में। कब? 1884 में। बहुत सारे पैट्रियाटिक इंडियंस तो थे जिनमें गोखले, तिलक, वो सब इस सोसाइटी का पार्ट थे, ठीक है। वो सब कि सब कहीं ना कहीं इस सोसाइटी से एसोसिएटेड थे। जो भी एक्टिविटीज़ सोसाइटी में होती थी उसमें गोखले भी पार्ट लेते थे, तिलक भी पार्ट लेते थे। जो मेंबर्स होते थे इस सोसाइटी के, वो सर्विसेज देते थे, ठीक है, एज टीचर्स इन अ वेरी नॉमिनल सैलरी। फिर से ध्यान से सुनो। सोसाइटी, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के जो मेंबर्स थे बेटा, जैसे गोखले, तिलक, ये लोग हैं ना, सर्विसेज ऑफर करते थे एज टीचर, वो भी बहुत ही नॉमिनल सैलरी में। डज इट बेटा, इससे ये पॉसिबल हो पाया कि बिना लार्ज फंड के भी बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओपन अप हुए। थस it was possible without large funds to start many educational institutions, including the famous Fergusson College at Pune. अब हम देखेंगे बेटा तिलक का क्या कंट्रीब्यूशन रहा फ्रीडम स्ट्रगल में। तो तिलक का पॉलिटिकल बिलीफ था कि स्वराज मेरा बर्थ राइट है, जन्म सिद्ध अधिकार है और मुझे तो ये लेना ही चाहिए। तिलक कहते थे भाई ये जो इंडिया है ये हमारी कंट्री है, ब्रिटिशर्स बाहर से आए हैं, तो हमें इंडिया को इनसे मांगने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो इनसे इंडिया छीन लेना चाहिए। और तिलक शुरुआत से ही स्वराज की बात करते थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इन्होंने एक टाइम फ्रेम के बाद बात की हो ना। 1896-97 में भी ये जब बात करते थे तो स्वराज की बात करते थे। स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। शुरू से इन्होंने यही कहा है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा। स्वराज और स्वदेशी became the battle cry of this robust nationalist. स्वराज और स्वदेशी ये क्या बने? बैटल क्राई बने ऑफ दिस रोबस्ट नेशनलिस्ट। ये जो नेशनलिस्ट थे जिन्हें हम असर्टिव्स कहते हैं, उनमें से भी अगर हम स्पेशली तिलक की बात करें तो स्वराज और स्वदेशी ये इनके युद्ध घोष के नारे की तरह काम किए, इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट बने, ठीक है। देखो स्वराज अंग्रेज़ों के सामने बोल देना ही काफ़ी था
अंग्रेज़ों को डरा देने जैसा था कि भाई एक दिन आएगा जब इंडिया पे हम खुद रूल करेंगे। स्वदेशी भी अंग्रेज़ों को डराने जैसा ही था कि भाई अब हम तुम्हारा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे, अपना प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो स्वराज और स्वदेशी ये बैटल क्राई बने ऑफ दिस रोबस्ट नेशनलिस्ट। तिलक और उनके जितने भी सपोर्टर्स थे उनके लिए तो स्वराज और स्वदेशी दोनों ही क्या थे, युद्ध घोष थे, बैटल क्राई थे। ठीक है, जब सूरत स्प्लिट हो गया तो इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। आफ्टर द सूरत स्प्लिट दे लेफ्ट कांग्रेस। 1908 में तिलक को 6 साल की जेल हुई। बिटर अटैक ऑन गवर्नमेंट, इनका वीकली जो था मराठा और केसरी वो बिटर अटैक करता था सरकार के ऊपर। इतने चुभने वाले शब्द लिखते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। बेटा ऐसा ऐसा लिखते थे ना कि अंग्रेज बस रोते ही नहीं थे। इनका मानना ये था पॉलिटिकल राइट्स विल हैव टू बी फॉट फॉर, और अब हमें किसके लिए लड़ना है, पॉलिटिकल राइट्स के लिए लड़ना है कि भाई हमारा देश होगा तो राजनीति भी हमारी होगी। और बेटा ये अलग अलग तरीके से ऐसी ऐसी प्रैक्टिसेस यूज़ करते थे जिससे कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सपोज किया जा सके, मीन्स एम्प्लॉयड टू एक्सपोज एडमिनिस्ट्रेशन। और ये चुन चुन के ऐसी बात करते थे जिससे कि बहुत सारे लोग एक साथ में मोबिलाइज हो जाएं, नेशनलिस्टिक पैशन उनके अंदर आ जाए। जो तिलक थे वो सच में ऐसी बातें कर लेते थे जिससे गांव का गांव, शहर का शहर अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ा हो जाता था, लड़ने के लिए रेडी रहता था। और इन्होंने बहुत सारे तरीके अपनाए जिससे कि एजुटेशन को ये कहाँ तक लेके गए, मासेस तक लेके गए। बेटा जो तिलक थे उन्होंने ही गणपति फेस्टिवल को महाराष्ट्र में शुरू किया 1893 में। आज हम लोग जो देखते हैं ना ये जो गणपति फेस्टिवल आ गया, लोग घर घर गणपति बिठा लेते हैं, सड़क पे रोड पे गणपति बिठाए जा रहे हैं, बड़े बड़े पंडाल सजाए जा रहे हैं। इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे बताओ? बाल गंगाधर तिलक। कब शुरुआत की? 1893 में इन्होंने गणपति फेस्टिवल को शुरू किया महाराष्ट्र में। ठीक है, फिर जब गणपति फेस्टिवल से ये सेटिस्फाई हो गए तो इन्होंने शिवाजी फेस्टिवल को रिवाइव किया। मतलब जब इन्होंने सक्सेस देखी कि भाई गणपति फेस्टिवल जिस उद्देश्य से मैंने शुरू किया था मैं उसकी सक्सेस से सेटिस्फाइड हूँ, तो इन्होंने शिवाजी फेस्टिवल को शुरू किया 1895 में। और इनका ऑब्जेक्ट था कि भाई ये मासेस में इस स्पिरिट को जनरेट कर पाए कि डिसिप्लिन हमारे अंदर होना चाहिए, पैट्रियोटिज़म हमारे अंदर होना चाहिए। शिवाजी का जो फेस्टिवल था वो कब शुरू किया? 1895 में, और गणपति फेस्टिवल 1893 में। गणपति फेस्टिवल की सक्सेस के बाद ही शिवाजी फेस्टिवल लेके आए, और दोनों फेस्टिवल का एक ही उद्देश्य था, स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन, पैट्रियोटिज़म को लोगों के अंदर डेवलप करना। तिलक ने ऑर्गेनाइज़ किया अखाड़ा, प्लेसेस फॉर रेसलिंग, लाठी क्लब से स्टार्ट किए महाराष्ट्र में। तो तिलक ने सिर्फ गणपति जी नहीं बिठाए, शिवाजी फेस्टिवल को रिवाइव नहीं किया, अखाड़ा भी चालू किया। अखाड़ा प्लेसेस फॉर रेसलिंग, आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी ना सुल्तान, वही वाला अखाड़ा। फिर इन्होंने लाठी क्लब चालू किए महाराष्ट्र में। फिर इन्होंने कोशिश की कि यूथ को ब्रेव बनाया जाए जिससे कि वो डिफाई कर पाए ब्रिटिश राज को, अंग्रेज़ों के ऑर्डर को मानने को मना कर दे। 1896 में इन्होंने नो रेंट कैंपेन शुरू किया। 1896 में इन्होंने नो रेंट कैंपेन शुरू किया। इन्होंने कल्टीवेटर से कहा कि अपना लैंड रेवेन्यू दो ही मत, क्योंकि फेमाइन आई है ना, भुखमरी है चल रही है, तुम्हारे पास खुद खाने पीने को कुछ नहीं है तो क्यों रेवेन्यू देना, बिल्कुल नहीं दो। 1896 में ही लेड अ नॉन रेंट कैंपेन जहाँ पर इन्होंने कल्टीवेटर से कहा कि आप अपने लैंड रेवेन्यू पे ही ना करो क्योंकि फेमाइन लाइक कंडीशन है डेक्कन में। इनका रोल एंटी पार्टीशन मूवमेंट में, जब बंगाल का पार्टीशन होने लगा तो इन्हें बिग अपॉर्चुनिटी दिखी कि वो अंग्रेज़ों की एविल डिज़ाइंस को, गलत मंशा को लोगों तक एक्सपोज कर पाए, दिखा पाए। लीडर्स जैसे कि तिलक, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय ने एंटी पार्टीशन मूवमेंट को मूवमेंट फॉर स्वराज में ट्रांसफॉर्म किया कि भाई अकेला बंगाल ही नहीं है जिसके लिए हमें उठने की, जागने की ज़रूरत है, पूरे देश में अंग्रेज़ धीरे धीरे यही करेंगे, तो हमें तो स्वराज की बात करनी है, अंग्रेज़ों को इंडिया से भगाना ही है। होम रूल मूवमेंट 1960 में क्या किया इन्होंने? होम रूल लीग स्टार्ट की मद्रास, चेन्नई में और महाराष्ट्र में। 2 लीग चल रही थी, एक को लीड कर रही थी मिसेस बीसेंट
और एक को तिलक। दोनों ने मिलके होम रूल मूवमेंट को इन्फ्यूज़ किया, ठीक है। और यहाँ पर हमने देखा कि हमारे नेशन को एक नई स्ट्रेंथ मिली, नई तेजी, नया जोश मिला। तिलक का जो कंट्रीब्यूशन था, इस वजह से तिलक हीरो बन गए बहुत सारे लोगों के। ही अर्न द एपिथेट लोकमान्य। इन्हें क्या एपिथेट मिला बेटा? लोकमान्य। आप एपिथेट को कैसे समझ सकते हो कि भाई इन्हें उपाधि दी गई है ना, एक ऐसा नाम जिससे ये ज़्यादा जाने जाने लगे, विशेषण। तो इन्हें एक नया एपिथेट, एक नया टाइटल मिला जिसका नाम था लोकमान्य। लोकमान्य का मतलब क्या है? रिस्पेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। और ऑलमोस्ट लोग इन्हें भगवान की तरह मानने लग गए। अब हम पढ़ेंगे द फोर रनर ऑफ गांधी। ऑल्दो महात्मा गांधी रिगार्डेड गोखले एज हिज पॉलिटिकल गुरु। महात्मा गांधी क्या कहते थे कि गोखले मेरे पॉलिटिकल गुरु हैं। गोखले क्या थे? पॉलिटिकल गुरु थे महात्मा गांधी के। उनके जो आइडियल्स थे, हिज आइडियल्स वर मोल्डेड बाय तिलक थॉट्स इन अ बिग वे। पर गांधी जी के विचारों को तिलक ने भी थोड़ा सा मोल्ड किया, थोड़ा सा चेंज किया। गांधी ने बहुत ज़्यादा जोर दिया कि भैया प्रोहिबिशन होना चाहिए। गांधी लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन प्रोहिबिशन, स्वदेशी, बाइकॉट। अब बेटा प्रोहिबिशन हो, स्वदेशी हो, बाइकॉट हो, गांधी जिसकी बात बाद में करते हैं उसकी बात पहले, बहुत साल पहले तिलक कर चुके होते हैं, ठीक है। गांधीज आइडियल ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस वॉज सिमिलर टू तिलक आइडिया ऑफ स्वराज। गांधी जी का जो आइडिया था, किसका? स्वराज का, नहीं सॉरी, इंडिपेंडेंस का। वही किस पे बेस था? तिलक के आइडिया स्वराज पर। बेटा तिलक जो थे वो स्टडी एक्शन पे बिलीव रखते थे, कठोर कार्रवाइयों पे बिलीव रखते थे, पर कभी भी वो बहुत ज़्यादा हिंसा भी नहीं किए, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि ठीक है, दोनों के व्यूज़ सेम ही हैं। जो मूवमेंट पहले तिलक ने की वही बाद में प्रीकर्सर्स बनी, किसके लिए? गांधीयन एरा के लिए। जैसे मूवमेंट पहले तिलक करते थे, बाद में गांधी जी ने की। तो ऑल्दो गांधी जी ये कहते रहे कि उनके पॉलिटिकल गुरु गोखले हैं, पर वो मैक्सिमम काम किसकी तरह करते रहे? बाल गंगाधर तिलक की तरह। तो हम बात करेंगे तिलक की स्कॉलरली एक्टिविटीज़ पे। तिलक प्रोफाउंड स्कॉलर थे, बहुत बढ़िया राइटर भी थे। उनके 3 महान कार्यों में हम देखेंगे किसको? गीता रहस्य को, ठीक है, द ओरियन, द आर्कटिक होम इन द वेद, द आर्कटिक होम इन द वेद, द ओरियन और गीता रहस्य। ये इनके 3 ऐसे काम हैं जो बहुत ज़्यादा सराहे गए, जाने गए। तिलक बेटा तिलक की डेथ होती है, कब होती है? अगस्त 1, 1920 को। और इन्हें भी इंडियन नेशन का मेकर कहा जाता है, ठीक है। और तिलक ने अनडाइंग फेम को अर्न किया। Student, I am ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section. We'll discuss from here in part 2.